This video is made in A-Levels Academy Islamabad by Barrister Amna. All these notes are made with a lot of efforts. Many flow diagrams are included that would help students to score high marks. These are good for toppers for scoring high percentage in easy wordings. Don't forget to subscribe. Thanks. अभी हम जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं ये लीगल ड्राफ्टिंग में आता है। ये 2023 में आ चुका है। इस टॉपिक का नाम है सेक्शन 24A ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट। जो जनरल क्लॉज एक्ट है उसका जो सेक्शन 24A है उसके ऊपर क्वेश्चंस 2 बार आ चुके हैं। एक 2023 में आया, उसके अलावा जो 2024 का जो एनुअल पेपर हुआ है बिल्कुल रिसेंटली, उसका भी अंदर भी आप देखें तो उसका जो 9th क्वेश्चन है उसमें भी आपको लिखा मिलेगा व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, प्रोसीजर, प्योरिटी एंड नेचुरल जस्टिस। जो सेम टू सेम क्वेश्चन आया है जो हमारे 2023 में आया है। लाइक 24 एंड 23 दोनों में हमारा सेम ही क्वेश्चन आया है। ठीक हो गया, तो हम इसका आंसर शुरू करते हैं। बेसिकली ये जो सेक्शन है सेक्शन 24A, ये सेक्शन 24A आपको ये बताता है कि फेयरनेस क्या होती है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को किस तरह से यूज़ होना चाहिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नहीं था, नेशनल जस्टिस सिस्टम को किस तरह से यूज़ होना चाहिए। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक में आपने फेयरनेस के बारे में बताना है, प्रोसीजर्स के बारे में बताना है कि नेशनल जस्टिस सिस्टम के क्या प्रोसीजर्स हैं, फेयरनेस के क्या प्रोसीजर्स हैं। उसके अलावा नेशनल जस्टिस सिस्टम के बारे में बताना है, जो कि नेशनल जस्टिस सिस्टम का सारा आपने वो टॉपिक उठा के लिख देना है जो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में तैयार करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आपको नेशनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर पूरा का पूरा टॉपिक आएगा। ठीक है, जिसमें 22 आएगा, अल्टर टर्म, ये 2 टॉपिक्स आएंगे, वो भी आपने उठा के इसमें लिख देने हैं। ठीक है, अभी हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे तो आपको खुद ब खुद इसके आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। इसमें लिखा है प्रिंसिपल्स ऑफ द फेयरनेस, प्रोसीजरल प्रायोरिटी एंड नेशनल जस्टिस सिस्टम वाइज सेक्शन 24। मैंने सेम हेडिंग उठा के लिख दी है। फिर मैंने स्टार्टिंग कहाँ से की? मैंने स्टार्टिंग की इस फर्स्ट हेडिंग से। ठीक है, आप खुद देखें, आंसर खुद ब खुद क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाएगा, तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। अगर आंसर्स नहीं भी मिलते आपको क्वेश्चन के अंदर, आपको इतना याद रखना है कि जो सेक्शन 24A है वो प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, प्रोसीजरल प्रायोरिटी एंड उसके अलावा नेशनल जस्टिस सिस्टम को डील करता है। ठीक है, अब इसका पहला पॉइंट पढ़ने लगे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस। इसमें लिखा है फेयरनेस मीन्स ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली एंड जस्टली। फेयरनेस का मतलब है हर इंसान को इक्वली ट्रीट करना और जस्टली ट्रीट करना। जस्टली मीन्स जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से उसको ट्रीट करना। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजंस विदाउट बायस। बायस का मतलब होता है कि ऐसा डिसीजन लेना जिसपे आपको पैसे दिए गए हों कि आप मेरी साइड लें। ठीक है, या आप किसी की साइड लें अपने फ़ायदे के लिए। लाइक मिसाल के तौर पे अगर एक जज किसी ऐसे बंदे की हेल्प कर रहा है कि अगर मैं इसको केस में आसानी दूंगा तो ये मुझे फ्यूचर में हेल्प करेगा, ऐसे सिचुएशन पे ऐसे केस को हम बायस केसेस कहेंगे या बायस डिसीजंस कहेंगे। तो ये होता है बायस का मतलब। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजन विदाउट बायस। फेयरनेस का मतलब है कि बायस के बगैर अपने डिसीजन बनाना। लाइक बायस का मतलब है जिसमें रिश्वत ना हो, जिसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो कि आप फेवर लो किसी साइड का। ठीक है, बायस के बगैर डिसीजन को हम कहेंगे फेयरनेस के साथ डिसीजन लिया गया। ठीक हो गया। In legal terms, fairness ensures that all parties have an equal opportunity to present their case and that decision must be unbiased. यहाँ भी ये कह रहे हैं फेयरनेस का ये मतलब है कि जो दोनों पार्टीज हैं, एक प्लेंटिव की साइड से होती है, एक डिफेंडेंट की साइड से पार्टी होती है। ठीक है, तो दोनों की साइड की पार्टीज जब बराबर अपने साइड से बात बोलें कि हाँ हमने ये करना था, हमने ये नहीं किया, दोनों साइड की पार्टी इक्वली अपनी पार्टिसिपेशन करें, सबको हम फेयरनेस कहते हैं। ठीक है, और दोनों पार्टीज को ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने केस को डिस्कस कर सकें। ठीक है, और जो केस का जो डिसीजन हो वो अनबाइस्ड हो। अनबाइस्ड मीन्स जिसमें रिश्वत ना शामिल हो, जिसमें जो जज है वो किसी पार्टी की साइड ना ले। ये चीज़ें इसमें आपने लिख देनी है। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारे पास प्रोसीजरल प्रायोरिटी। ठीक है, इसमें क्या लिखना है? इसमें लिखना है प्रोसीजरल प्रायोरिटी रेफर्स टू द फॉलोइंग द करेक्ट एंड एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर। इसका मतलब ये है
कि जो आपको लॉ के अंदर जो भी हम बेयर एक्ट्स पढ़ते हैं या जो भी लॉज पढ़ते हैं, उन लॉ के अंदर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं कि आपको रेड लाइट के ऊपर रुक जाना है, आपको ग्रीन लाइट पे गाड़ी स्टार्ट करनी है, ये क्या होते हैं? लॉज होते हैं ना। तो जो लॉज आपको लिखे हुए मौजूद हैं उन्हीं लॉज को फॉलो करके आप डिसीजंस देते हैं। ये बातें यहाँ लिखी हैं कि प्रोसीजर प्रायोरिटी रेफर्स टू फॉलोइंग द करेक्ट एंड एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स व्हेन मेकिंग अ डिसीजन। यानी कि जो लिस्ट लिखी हुई है ना लॉज की कि उस बंदे ने अगर ये क्राइम किया है तो उसके ये सज़ा मिलेगी, तो आपने जो जज हैं उसको उसी डिसीजन के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन देना चाहिए। सिर्फ जजेस के ऊपर अप्लाई नहीं होता, जो भी अथॉरिटी है, जो हेड है, उनको जो भी वो डिसीजन दे, जो भी वो काम करें, तो उन डॉक्यूमेंट्स को देख के करें जिन डॉक्यूमेंट्स पे लॉज लिखे हुए हैं, प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं कि इस बंदे ने ये गलती की तो उसको ये सज़ा मिलेगी, ये हुआ है तो ये होना चाहिए। ठीक है, तो जो चीज़ें लिखी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन देनी चाहिए। ये बातें यहाँ लिखी हैं। इट मीन्स दैट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शुड बी ट्रांसपेरेंट, कंसिस्टेंट एंड फॉलोज द रूल्स सेट आउट बाय द लॉज। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर प्रोसीजर प्रायोरिटीज़ को फॉलो किया जाए, इसका मतलब ये है कि उन लॉज को फॉलो किया जाए जो लिखे हुए हैं। उससे क्या होता है कि जो डिसीजन है वो ट्रांसपेरेंट होगा, लाइक सबको पता होगा कि जो डिसीजन है ये इस लॉ के अकॉर्डिंग लिया गया है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अगर आपने उस लॉ के अकॉर्डिंग लिया तो वो डिसीजन जो है कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट मीन्स के तरतीब के साथ चल रही होगी चीज़, लाइक जो लॉ लिखा हुआ है आपने उसी लॉ को फॉलो किया, कोई चीज़ ख़राब नहीं हुई तो कंसिस्टेंट रहेगी, कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। लाइक वो जो लॉ है वो चेंज तो नहीं होगा ना इतने आराम से, चेंज करने वाली बॉडी कोई और होती है। तो आपने उस लॉ को फॉलो किया, इट मीन्स आप उस लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। फॉलो द रूल्स सेट आउट बाय द लॉ। अच्छा, सो दैट एवरीवन नोज एंड अंडरस्टैंड द प्रोसीजर इन्वॉल्व्स। यहाँ पे ये लिखा है लास्ट लाइन में कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो, आपको तो पता है आप जो डिसीजन ले रहे हो कि वो किस लॉ के ऊपर है। जजेस को तो पता होता है कि लॉस क्या है, लॉस की क्या चीज़ है। ठीक है, बट जो एक आम इंसान है, अगर एक जज ने कोई डिसीजन लिया है किसी लॉ को देख के, तो जो आम इंसान है ना, वो जब उस लॉ को देखेगा, उसके पास रिटन लॉ मौजूद होगा, तो उस लॉ की हेल्प के साथ ना वो इजीली समझ जाएगा कि इस जज ने क्यों डिसीजन दिया, ये लॉ लिखा हुआ मौजूद होगा, तो उस बंदे के लिए मुश्किल नहीं होगी। क्योंकि आम इंसानों के लिए सडनली कोई लॉ को पढ़ना करना मुश्किल होता है। तो जजेस को चाहिए, या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है जो काम कर रही है, उसको ये चाहिए कि वो जो लॉ मौजूद है, जो भी रूल्स मौजूद हैं, उनको फॉलो करे। और वही लॉज और रूल्स जो हैं आम लोगों को भी देखने को मिलेंगे, और आम लोग ताकि एतराज़ ना करें कि डिसीजन उन्होंने ऐसे ही दे दिए। नहीं, डिसीजन उन्होंने उन्हीं लॉज के अकॉर्डिंग दिया है जो वहाँ पे लिखे हुए मौजूद थे। ठीक है, ताकि किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए मुश्किल ना है कि डिसीजन कहाँ से दे दिए, क्या हुआ। तो डिसीजन लिखा हुआ मौजूद होगा तो जजेस और जो भी अथॉरिटी उसी से वर्क करेंगे, तो लोगों को पता होगा हाँ ये लॉ था, इसलिए उनको अंडरस्टैंड होना मुश्किल नहीं लगेगा। तो ये चीज़ आपने इसके सेकंड पॉइंट में लिख देनी है। अगर हम थर्ड पॉइंट पे हैं, उसमें नेचुरल जस्टिस सिस्टम है। नेचुरल जस्टिस सिस्टम में आपने सारा कुछ वही उठा के लिख देना है जो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ा। हम बेसिकली पढ़ रहे हैं ड्राफ्टिंग का सब्जेक्ट, बट ड्राफ्टिंग के अंदर भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो टॉपिक है नेचुरल जस्टिस सिस्टम का, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेचुरल जस्टिस सिस्टम होता क्या है, इसकी जितनी भी हेडिंग जो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में लिखनी है ना, उसके नेचुरल जस्टिस सिस्टम के टॉपिक में वही सेम टू सेम मैंने उठा के इसमें लिख दिए हैं, ताकि स्टूडेंट्स को दोबारा से नई तरीके से याद ना करना पड़े। ठीक है, तो हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर नेचुरल जस्टिस सिस्टम होता क्या है? नेचुरल जस्टिस सिस्टम इज अ लीगल फिलोसफी दैट गारंटीज बेसिक प्रोसीजरल राइट्स टू द इंडिविजुअल्स। यानी कि जो नेचुरल जस्टिस सिस्टम है ना, वो एक लीगल फिलोसफी है। लीगल फिलोसफी मीन्स कि ये लॉ से निकल के बना है, ये ऐसी हवा से नहीं बना, लॉ ने ही इसको निकाला है। ठीक है, जो कि गारंटी देता है राइट्स को फॉलो करने का, ताकि इंसानों के राइट्स प्रोटेक्ट हो सकें। ठीक है, लाइक राइट्स को फॉलो करना मीन्स कि जो राइट्स लॉ ने निकाल के दिए उन्हीं लॉज को फॉलो करना, ताकि सारे लोगों को इक्वल राइट मिल सकें। ठीक है, और कुछ ऐसे लॉज भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं जो नेचुरल होते हैं। नेचुरल मीन जो खुदा अल्लाह की तरफ से या खुदा की तरफ से या गॉड की तरफ से हमें मिलते हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू लिबर्टी, किसी इंसान को आज़ादी मिलना, किसी इंसान को जिंदा रखना, उसको मारना नहीं, ये भी हमारे नेचुरल राइट के अंदर भी इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक हो गया। अगली हेडिंग आती है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस सिस्टम। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस सिस्टम जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसमें ऑर्डी अल्ट्रा पर्टम भी आएगा और बाइस भी आएगा। अब ये दोनों है क्या, इनके बारे में हम अगले पेज पे पढ़ते हैं। तो इसकी हेडिंग में आपने इसके दोनों प्रिंसिपल्स के नेम लिख देने हैं। ठीक है, फिर आपने जो पहला प्रिंसिपल था ऑर्डी अल्ट्रम पर्टम, उसके बारे में आपने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है। तो पहली हेडिंग में हमारे पास ऑर्डी अल्ट्रम पर्टम आएगा। ठीक है, ये जब आपने दे दिया, दूसरी हेडिंग में आपने इसी को लिख के फिर मीनिंग की हेडिंग दे देनी है साथ पे। ठीक है,
इसमें हमने ये लिखना है कि ओडी अल्टरम इज अ लैटिन वर्ड, यानी कि जो ओडी अल्टरम है ये एक लैटिन लैंग्वेज है, ठीक है, ये इंग्लिश नहीं है। ऐसा ना आपको कि इंग्लिश है, नहीं, ये एक लैटिन लैंग्वेज है जिसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन कुछ और बनती है। तो ये एक लैटिन लैंग्वेज है, ठीक है, जिसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनती है नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। कंडेम्ड मीन्स कि किसी भी इंसान को बगैर सुने उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ होती है ओडी अल्टरम, ठीक है, ये एक मैक्सिम है। फिर आपने दूसरी हेडिंग दे देनी है मीनिंग ऑफ मैक्सिम, जिसमें आपने यही वाली ओडी अल्टरम को उठा के नीचे लिख देना है और उसको दोबारा से इसके जो मीनिंग है वो उठा के लिख देना है। फिर आपने इस मैक्सिम के बारे में बताना है कि ये है क्या, ठीक है। आपने पहली लाइन में ये लिखना है द मैक्सिम ओडी अल्टरम मीन्स हियर द अदर साइड, नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। सेम वही बात है जो यहाँ पे लिखी है वो आप उठा के एज इट इज़ वैसे भी लिख सकते हो, थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें फिर आपने मजीद बताना है कि दिस मीन्स बोथ द साइड्स पार्टी मस्ट बी हर्ड बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर, यानी कि जो पार्टीज है दोनों साइड्स की, उनकी डिसीजंस को या सॉरी उनकी जो कन्वर्सेशंस है उनको सुनी जाए। लाइक जज जब भी डिसीजन दे तो दोनों पार्टीज़ के कन्वर्सेशन को, जब भी वो बातें अपनी बोलना चाह रहे हैं उनको सुन के डिसीजन दे। ऐसा ना हो कि एक ही पार्टी को सुन के डिसीजन दे दे और दूसरे का नुकसान हो, तो ये चीज़ नहीं हो, दोनों पार्टीज़ को सुनना चाहिए। उसके अलावा एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैक्सिम, एप्लीकेबिलिटी का मीन्स मतलब ये है कि ये जो मैक्सिम है ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये जो मैक्सिम है ये अप्लाई होता है, एक केस लॉ मैंने यहाँ पे लिखा है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस फजलुर रहमान PILD 1969 सुप्रीम कोर्ट 410। ये केस लॉ मैंने अपने पेपरों में भी लिखा था, जब ये पेपर आया था 2024 में, तब भी मैंने ये केस लॉ लिख के इसको आगे कंटिन्यू किया, ठीक है। तो ये केस लॉ का रेफरेंस आप दे के बता सकते हैं कि इस केस लॉ में भी ये मैक्सिम अप्लाई हुआ। मैक्सिम तो ये कहीं जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे अप्लाई हुआ है, लेकिन ये मोस्ट फेमस केस लॉ है जो कि पाकिस्तान से है, ठीक है। तो आप ये केस लॉ लिख सकते हैं। अगर कोई इंडिया से या किसी और कंट्री से कोई केस देख रहा है तो वो अपने कंट्री से जुड़े केस लॉ लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी ओवरऑल जितना कुछ भी मैंने लिखा है वो हर जगह की कंट्री में अप्लाई होगा, ठीक है। हेल्ड, इस केस लॉ में हुआ क्या था, इट वॉज हेल्ड इन द केस दैट दिस प्रिंसिपल इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू द कोर्ट्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बट एक्सटेंड्स टू ऑल प्रोसीडिंग विच मे अफेक्ट समवन्स राइट। जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया था कि नेचुरल जस्टिस सिस्टम हो गया, कोई भी फेयरनेस वाली चीज़ होगी, वो सिर्फ जजेस और कोर्ट्स पे अप्लाई नहीं होती, हर अथॉरिटी पे अप्लाई होती है जहाँ पे ह्यूमंस के राइट आ जाते हैं। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है जो कि जुडिशरी की नहीं है, एक ऐसी अथॉरिटी जैसे कि आर्मी वाली होगी या नेवी की अथॉरिटी होगी या CSS वाली डिपार्टमेंट हो गया, जो भी है, वहाँ पे जितने हेड्स हैं उनको चाहिए कि वो अपने डिसीजंस जो है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से दें, ठीक है, नेचुरल जस्टिस सिस्टम के हिसाब से दें। और उनका डिसीजन में ओडी अल्टरम मौजूद होना चाहिए और बायस वो डिसीजन नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ये सिर्फ कोर्ट्स के ऊपर महदूद नहीं रहती, कोर्ट्स पे नहीं रहती, बल्कि उसके अलावा भी उन तमाम डिसीजंस पे अप्लाई होगा जहाँ पे किसी इंसान के राइट्स आ जाते हैं, ठीक है। दिस इंक्लूड सिचुएशंस वेयर समवन्स टैक्स और ड्यूटी ऑब्लिगेशंस आर बीइंग डिटरमाइंड। ये उन जगहों पे अप्लाई होता है जहाँ पे किसी इंसान के ऊपर टैक्स लग रहा हो या किसी इंसान की कोई ड्यूटी हो या किसी इंसान की कोई ऑब्लिगेशन हो जिसके ऊपर बात चल रही हो, ठीक है। लाइक इन जगहों पे ये अप्लाई हो सकता है। ये बातें इसके लास्ट पॉइंट पे लिखी है। यहाँ तक तो ये केस लॉ खत्म हो गया। दूसरी हेडिंग आती है एलिमेंट्स ऑफ द मैक्सिम। ये जितना कुछ भी हमने ओडी अल्टरम के बारे में पढ़ा था वही अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो अब ओडी अल्टरम के आगे मजीद डिविजन्स किस पे हो रही हैं, आगे डिवाइड हो रहा है ये नोटिस पे एंड हियरिंग पे, यानी कि ओडी अल्टरम किस तरह से डिवाइड हो रहा है, नोटिस एंड हियरिंग पे। अब हम नोटिस और हियरिंग को सेपरेटली समझते हैं। प्रिंटिंग मेरे उल्टी होगी ये सारी। नोटिस में हमने ये लिखना है बिफोर टेकिंग एनी एक्शंस। अच्छा मैं आपको ये बता दूं, जिस तरह से मैंने ये प्रिंट आउट किया इस तरह आपने लिखना नहीं होता, आपको उसी तरह ये लिखना है जिस तरह से आप पेपर में लिखते हो। ये प्रिंटिंग उल्टी हुई है। नोटिस की टॉपिक में आपने ये लिखना है बिफोर टेकिंग एनी एक्शन द पर्सन अफेक्टेड मस्ट बी गिवन अ नोटिस एक्सप्लेनिंग द रीजंस फॉर द प्रपोज्ड एक्शंस एंड अलाउइंग देम टू गिव देयर एक्सप्लेनेशन। होता ये है कि जब भी कोई जज या कोई भी अथॉरिटी को डिसीजन लेने लगती है तो वो करती ये है कि उस इंसान को जिसके खिलाफ डिसीजन लिया जा रहा है उसको एक नोटिस भेज देती है कि आपने ये एक्शंस लिए थे, आपके पास इतना टाइम है इस एक्शन अपने ऊपर जो भी हम एक्शन ले रहे हैं इसके ऊपर आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं जल्द से जल्द कर लें, ठीक है। और अगर आपने वाकई में ये हरकतें की हैं
तो आप प्लीज़ हमें रीज़न बताएं कि आपने ये हरकतें क्यों की हैं। तो बेसिकली जो ये नोटिस है ये एक तरह की वार्निंग होती है उस बंदे के लिए कि आप जल्दी से जल्दी एक्शन ले लें इस नोटिस पे। अगर वो इंसान एक्शन नहीं लेता तो कोर्ट या वो सुपीरियर अथॉरिटी, कोर्ट के अलावा जो भी सुपीरियर अथॉरिटी है, बड़ी अथॉरिटी, वो एक्शन ले लेगी। ठीक है, तो नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, एनी डिसीजन मेड विदाउट गिविंग सच नोटिस गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपने नोटिस नहीं दिया और डिसीजन दे दिया है तो इट मीन्स आप नेचुरल जस्टिस सिस्टम के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, आप नेचुरल जस्टिस सिस्टम के खिलाफ चल रहे हैं। ठीक है, तो नेचुरल जस्टिस सिस्टम ये चीज़ अलाउ नहीं करता। नेचुरल जस्टिस सिस्टम ये कहता है कि इंसान को नोटिस के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए, कि नोटिस पहले देना चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, अब इसी नोटिस के आगे प्रोसीजर आते हैं कि नोटिस देना किस तरह चाहिए, नोटिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब नोटिस का प्रोसीजर आ जाता है। आप चाहो तो यहाँ पे भी जाए इस तरह से लिखने के, आप एक और हेडिंग भी इस तरह से दे सकते हो, प्रोसीजर ऑफ नोटिस की भी। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोसीजर ऑफ नोटिस की हेडिंग देके भी शुरू कर सकते हो, या फिर इस तरह से डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोसीजर ऑफ नोटिस इज मेंशन्ड बिलो। ठीक है, अब इसके आगे हेडिंग आ जाती है नोटिस मस्ट बी प्रॉपर्ली सर्व, कि जो नोटिस है वो प्रॉपर्ली सर्व्ड होना चाहिए, उस बंदे के एड्रेस पे वो नोटिस मौजूद होना चाहिए या भेजना चाहिए। द नोटिस मस्ट बी डिलीवर्ड टू द करेक्ट पर्सन इन अ प्रॉपर मैनर। यहाँ भी ये लिखा है कि जो नोटिस है वो उस इंसान के एड्रेस पे जाना चाहिए और करेक्ट इंसान के पास जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि नोटिस किसी और को भेज दिया जाए, कोर्ट खुद लापरवाही करिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एड्रेस दिया है उस इंसान ने उसी पे ही नोटिस होना चाहिए सेंड। अगली हेडिंग है सफिशिएंट टाइम शुड बी गिवन, और जब भी आप नोटिस दो तो कोशिश करो उस नोटिस पे रिप्लाई का आप टाइम भी उसको दो, लाइक 50 डेज़ का दो, 30 डेज़ का दो, ताकि ऐसा ना हो कि आप जब उस बंदे को नोटिस दो तो वो बीमार हो सकता है या शायद आउट ऑफ कंट्री हो या शायद मुल्क से बाहर हो। ठीक है, तो आप जब भी नोटिस सेंड करो तो उसमें एक टाइम पीरियड भी फिक्स्ड करो। ये बातें यहाँ लिखी है, द पर्सन शुड बी गिवन इनफ टाइम टू प्रिपेयर देयर रिस्पॉन्स, ये बात आपने यहाँ लिख देनी है। ठीक है, मेरी इंग्लिश आपने देखा होगा काफ़ी आसान वर्डिंग्स में है, तो आपने भी पेपर में आसान वर्डिंग्स में ही लिखना है, जिससे आपके मार्क्स में भी कोई डिक्रीज़ नहीं आएगा, उल्टा और अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए हेडिंग्स जितनी ज़्यादा हो उतना बेहतर है। दूसरा पॉइंट है नोटिस का हमारे पास, द नोटिस शुड प्रोवाइड इनफ डिटेल एंड फैक्ट्स अबाउट द प्रपोज्ड एक्शंस, नॉट जस्ट रिपीट द लीगल लैंग्वेज। यहाँ पे ये कह रहे हैं, अब देखें हर इंसान जो कोर्ट में आके केस के लिए केस करता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो बंदे सारे लॉ के बारे में जानते हों। ठीक है, कोई आर्मी वाला हो सकता है या कोई सिंपल बंदा भी हो सकता है जिसके पास एजुकेशन ना हो। ठीक है, तो जब भी आप नोटिस बेसिकली कोर्ट भेजती है उस बंदे को, कोर्ट या कोई भी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए वो जो डिपार्टमेंट है या कोर्ट है वो अपने ही लैंग्वेज में उसको ना भेजें, बल्कि उस बंदे को उस लैंग्वेजेस में चीज़ें भेजें जिसको उसकी समझ आ रही है। जैसे कि हम लोग उर्दू में बात करते हैं, हमारी लैंग्वेज उर्दू में है। ठीक है, तो अगर उर्दू की लैंग्वेज में उसमें लॉ का सारा कुछ अगर वो हटा दे, सिर्फ उर्दू की लैंग्वेज में अगर अगले बंदे को सारी चीज़ें नोटिस में लिखी जाए कि आपने ये हरकत की, आपको इतने का जुर्माना हो रहा है और आपके पास इतना टाइम है इस पर रिस्पॉन्स करने का, नहीं तो हम डिसीजन ले लेंगे। ये चीज़ें देखकर इतनी आसान वर्डिंग्स में लिखी हैं, इस वर्डिंग्स में नोटिस देना चाहिए। अगर वो नोटिस लॉ के वर्डिंग्स में हो जिसमें सारी बातें लॉ रिलेटेड लिखी जाएं कि कानून ये चाहता है सारा कुछ कानूनी हो, हर चीज़ लॉ वाली हो, तो उस बंदे के लिए समझना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा रिस्पॉन्स देने के लिए, उसको समझ नहीं आएगा लिखा क्या हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा है कि जो नोटिस है वो आसान वर्डिंग्स में होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उसमें लीगल लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ ना हो। अगली हेडिंग है क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल, और जो नोटिस है उसकी बातें क्लियर और अंडरस्टैंडेबल हो और टू द पॉइंट हो। लाइक जो भी आप चीज़ें नोटिस में लिखो उसमें सारा कुछ आसान वर्डिंग्स में हो, टू द पॉइंट हो और क्लियर हो, ताकि उस बंदे को रीड करके फ़ौरन समझ आ जाए कि किस वजह से उसको कोर्ट में जाना है। द रीजंस फॉर द प्रपोज्ड एक्शन इन द नोटिस शुड बी क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब इसका अगला पॉइंट है मेथड्स ऑफ सर्विंग नोटिस। मेथड्स मीन्स कि किस तरह से आप नोटिस को अगले तक पहुंचाते हो। इसमें पहला मेथड है डिलीवरिंग द नोटिस बाय हैंड, कि आप हाथ से उस बंदे के दो। अगर वो कोर्ट आए, ऑफिस उस डिपार्टमेंट में जाए जहाँ पे नोटिस सेंड होता है, उस डिपार्टमेंट में अगर गया तो वो जो अथॉरिटी है उसको हाथ में नोटिस दे कि आपने ये की है। ठीक है, उसके अलावा सेंडिंग द नोटिस टू रजिस्टर्ड पोस्ट, और उस बंदे के घर में वो नोटिस भेजे उसके रेजिडेंसी पे जहाँ पे वो रहता है। एक तो ये तरीका है। थर्ड तरीका होता है अफिक्सिंग इट टू द पर्सनस रेजिडेंस इफ अदर मेथड्स फेल्स। अगर ये दो मेथड फेल हो जाएं तो उस बंदे के रेजिडेंस पे उस नोटिस को अफिक्स कर दिया जाए, लाइक पोस्ट कर दिया जाए। ये बात यहाँ लिखी है। ठीक है, जो भी इनमें से जितना याद रहा, 3 पॉइंट्स लिखने, 3 लिख दो, इनमें से 2 भी आप लिख सकते हो, या आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आता है हमारे पास हियरिंग। अब तक हमने जितना पढ़ा था वो नोटिस का पढ़ा था। अब तक नोटिस हो गया, नोटिस उस बंदे को मिल गया। अब वो बंदा आ गया कोर्ट।
जब वो कोर्ट आ गया फिर क्या हुआ, फिर हुआ हेयरिंग। हेयरिंग मीन्स जिसमें जज बैठ जाएगा या वो हायर अथॉरिटी बैठ जाएगी जिसमें मसला चल रहा है, और वो पार्टी और वो बंदा आ जाएगा जिसको नोटिस मिला था, ठीक है। तो जब वो ये चीज़ होगी तो क्या होगा, हियरिंग शुरू हो जाएगी। इसमें जज बैठा होगा सामने और एक साइड पे एक पार्टी होगी, दूसरी साइड पे दूसरी पार्टी होगी, और दोनों पार्टीज को नोटिस मिला होगा, ठीक है। इसमें लिखा है बिफोर टेकिंग एनी डिस्ट्रक्टिव और हार्मफुल एक्शन अगेंस्ट समवन दे मस्ट बी गिवन अ चांस टू एक्सप्लेन देयर साइड ऑफ द स्टोरी, नो वन शुड बी जज्ड विदाउट बीइंग हर्ड। यहाँ पे ये लिखा है कि जब नोटिस उस बंदे को मिल गया, अब वो नोटिस देखने के बाद देख लेते हैं हाँ मुझे 30 डेज के अंदर जाना चाहिए, और डेट भी लिखी जाती है उस नोटिस के अंदर कि आपको इस तारीख को कोर्ट में पेश होना है। तो उस नोटिस के अंदर जो डेट लिखी होगी उस डेट पे वो बंदा जब वो पहुंचेगा तो उस डेट पे जब वो पहुंचता है तो उस दिन एक हियरिंग होगी जिसमें जज बैठा होगा और दोनों पार्टीज मौजूद होंगी। तो उसमें क्या होगा, जब वो दोनों पार्टीज मौजूद होंगी तो जज तब ही डिसीजन देगा, क्योंकि जो ये नेचुरल जस्टिस सिस्टम है ये अलाउ नहीं करता कि जो जज है वो उस पार्टी की एब्सेंस में डिसीजन दे, वो पार्टी मौजूद ना हो फिर डिसीजन दे, तो ये नेचुरल जस्टिस सिस्टम में नहीं आएगा। अगर दोनों पार्टीज मौजूद हैं, दोनों पार्टीज अपनी जगह लाइक कोर्ट में आई हुई हैं और सुन रही हैं हर चीज़ को, तब कोर्ट जो है डिसीजन दे, ताकि उन पार्टीज के पास रिएक्शन का टाइम हो, उनको पता हो कि उनके ऊपर क्या डिसीजन लिया जा रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर एक केस लॉ आया हुआ है, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। ये केस लॉ है 1992 ALD 89। ये क्या हुआ था, an order passed in violation of a principle of natural justice that nobody should be condemned unheard would be illegal and without jurisdiction। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई भी इंसान जो है विदाउट हियरिंग उसका डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लाइक अगर दो पार्टीज में से एक पार्टी अगर मौजूद नहीं है और जज डिसीजन दे देता है तो ऐसे एक्शन को इलीगल समझा जाएगा, और ऐसा समझा जाएगा कि उस जज के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, ठीक है, कि ऐसे ही उसने डिसीजन दे दिया और इस तरह से ना समझा जाएगा। ये बात यहाँ लिखी है, ठीक है। अब चाहो तो उस केस लॉ को लिख सकते, नहीं तो जितना यहाँ पे लिखा है ये लाजमी लिखना है, क्योंकि ये हियरिंग के बारे में बात हो रही है। अब हियरिंग के आगे मजीद डिस्कशन हो रही है कि हियरिंग कैसी होती है, हियरिंग के क्या कंडीशंस हैं, वो चीज़ें आएंगी। अब कंडीशंस ऑफ अ फेयर हियरिंग, अगर फेयर नहीं याद रहता अब यहाँ पे सिर्फ लिख देना कंडीशन ऑफ अ हियरिंग, ठीक है। अब ये कैसे होती है, इसकी स्टार्टिंग में लिखा है फॉर अ कंडीशन टू अ फेयर हियरिंग इट मस्ट इंक्लूड Number 1 receiving evidence, Number 2 disclosure of material to the party, Number 3 opportunity to cross examine the witness, ठीक है। इसमें आता है कि द पर्सन शुड बी अलाउड टू प्रेजेंट ऑल एविडेंस सपोर्टिंग देयर केस, यानी कि जो दोनों पार्टीज़ हैं उनके पास ये ऑप्शन होनी चाहिए कि वो अपने एविडेंस को कोर्ट के सामने लेके आएँ। ऐसा ना हो कि कोर्ट के नहीं तुम अपने एविडेंस ना दिखाओ, दूसरी पार्टी दिखा रही है काफ़ी, ऐसे नहीं करे, बल्कि दोनों पार्टीज़ अगर अपने केसेस को प्रूव करना चाहती कि हम ठीक हैं तो वो अपने केस में उन एविडेंस को लेके आ सकते हैं, या विटनेसेस को भी बुला सकते हैं कि आप प्लीज़ आएँ हमारी गवाही दें, ठीक है। उनके पास ये ऑप्शन होनी चाहिए कि वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए एविडेंस और विटनेसेस को बुला सकें। दूसरा पॉइंट है डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल टू द पार्टी, यहाँ पे लिखा है द पार्टी शुड बी अलाउड टू चेक द मटेरियल, यानी कि अगर आप कोई मटेरियल लाते हो किसी के अपने केस को प्रूफ करने के लिए कि मेरा केस ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन पे जो दूसरी पार्टी है वो आपकी जो चीज़ें हैं उनको देख सकती है। लाइक अगर कोई मर्डर हुआ है किसी जगह पे, तो उस मर्डर के ऊपर जो टूल यूज़ हुआ, अगर गन यूज़ हुई है या कोई चीज़ यूज़ हुई है हार्मफुल, तो वो एविडेंस उस बंदे के पास हो सकता है, तो वो बंदा लाएगा कि इस बंदे ने मुझे इस चीज़ से मारा, तो जो दूसरी पार्टी है वो चेक कर सकती है उस मटेरियल को कि क्या वाकई में मैंने इस चीज़ से मारा था उसको। ये तो मैंने बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बात कर दी क्रिमिनल कैटेगरी में। अगर नॉर्मल बातें करूँ, नॉर्मल चीज़ों पे, अगर सिविल पे आऊँ तो सिविल में ये होगा कि अगर कोई चीज़ किसी की गुम गई है, मिसाल के तौर पर कोई महंगी चीज़ वो कहीं से मिली है, वो कहता है नहीं ये इस बंदे के पास तो ये एविडेंस था, दूसरा कहते नहीं ये चीज़ तो थी ही नहीं, मेरी तो कोई और चीज़ गुमी है। तो जो भी चीज़ें वो पार्टीज़ लेके आते हैं कोर्ट में प्रूफ करने के लिए अपनी गवाही को, तो दूसरी पार्टी के पास ये ऑप्शन होती है कि वो उनकी चीज़ों को चेक कर सकें, ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस, और जो विटनेस लाते हैं कि मेरे खिलाफ जो है ना जो भी बातें हुई हैं उसके अगेंस्ट बात करें, मेरी साइड ले, वो बंदा जो उनकी साइड लेते हैं उन पार्टीज़ को, उस बंदे को हम विटनेसेस कहते हैं। विटनेस के ऊपर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉस एग्जामिन और विटनेस को भी मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है।
तो यहाँ पे ये बात लिखी है, द पार्टीज मस्ट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस। क्रॉस एग्जामिन मीन के जिस विटनेस को आप लेके आए हैं उसको वो पार्टी खुद भी चेक कर सकेगी जिसने उसको बुलाया है, उसके अलावा जो दूसरी पार्टी है वो भी उन दूसरी पार्टी के विटनेस को भी चेक कर सकेगी। यहाँ पे दो तरह की चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे तो सिर्फ क्रॉस एग्जामिन बताया है, बट जब आप एविडेंस का सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें आपको क्रॉस एग्जामिन भी आएगा, चीफ एग्जामिनेशन भी आएगा, तो डिविजन्स हैं, ठीक है। उन तीनों डिविजन्स में हो क्या रहा है कि एक तो वो पार्टी है जिसने अपने लिए विटनेस को बुलाया, जो अपने लिए विटनेस को बुलाता है ना, तो वो क्या करता है, उसकी चीफ एग्जामिनेशन करता है। चीफ एग्जामिनेशन मीन्स कि अपने ही विटनेस को खुद चेक करना कि ये बंदा ठीक है कि नहीं, मेरी साइड पे गवाही देगा कि नहीं, क्या ये बंदा ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। एक तो वो होता है चीफ एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन मीन्स कि आपके विटनेस को दूसरी पार्टी चेक कर रही है, इसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपको कोर्ट देती है कि आप जो है दूसरों के विटनेस को चेक कर सके। ये सारा हमने हेयरिंग में पढ़ा था। अब हमारा आ जाता है आखिरी टॉपिक, बाइस वाला। बाइस कैसे होता है, इसके आगे क्या हेडिंग्स है वो हम पढ़ेंगे। बाइस मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, बाइस कहते हैं रिश्वत लेना या किसी पार्टी की साइड लेना, इसको हम बाइस कहते हैं, ठीक होगा। अब है इसकी मीनिंग इंग्लिश पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इंक्लूड्स द रूल अगेंस्ट बायस और इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द 3 कॉमन लॉ मैक्सिम्स। कॉमन लॉ मैक्सिम्स में बाद में आएंगे। इसकी फर्स्ट लाइन आप देख लें, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इंक्लूड्स द रूल अगेंस्ट बायस और इंटरेस्ट। रूल्स अगेंस्ट क्यों लिखा है कि यहाँ पे बेसिकली हम जो नेचुरल जस्टिस सिस्टम है वो बायस के अगेंस्ट चलता है, लाइक बायस उसमें इंक्लूड नहीं होता। बायस मीन्स नेचुरल जस्टिस सिस्टम में रिश्वत मौजूद नहीं होती, नेचुरल जस्टिस सिस्टम में आपको इंटरेस्ट मौजूद नहीं होगा। इंटरेस्ट मीन्स कि जो जज है वो अपने इंटरेस्ट के लिए किसी पार्टी की अगर साइड ले रहा है, डिसीजन दे रहा है, तो वो नेचुरल जस्टिस सिस्टम नहीं होगा। ये बात यहाँ लिखी है कि किसी इंटरेस्ट पे या बायस के अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस सिस्टम चलता है, ठीक है। यानी कि नेचुरल जस्टिस सिस्टम के अंदर बायस और इंटरेस्ट मौजूद नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अगेंस्ट का वर्ड यूज किया है। अब इसके अंदर 3 मैक्सिम्स आते हैं। वो 3 मैक्सिम्स क्या है? पहला है नो वन शैल बी जज ऑन इन हिज ओन कॉज। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि किसी बंदे को उसके अपनी हरकतों की वजह से जज नहीं किया जाएगा, ठीक है। इससे अगला पॉइंट है जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट सीन टू बी डन। इसमें यहाँ पे ये लिखा है कि अगर जज ने कोई डिसीजन दिया है तो ऐसा होना चाहिए वो डिसीजन कि सारी दुनिया को देख के पता चल जाए कि वाकई में इस जज ने जस्टिस की है, ठीक है। ये बात यहाँ लिखी है। थर्ड पॉइंट पे है जजेस शुड बी अबव सस्पिशन। जजेस शुड बी अबव सस्पिशन मीन, सस्पिशन मीन्स कि जजेस पे शक करना, लाइक जज पे शक ना किया जाए, इसलिए नेचुरल जस्टिस सिस्टम उनको रोकता है बायस करने से। बायस मीन्स रिश्वत लेने से या अपना इंटरेस्ट शो करने से। जजेस को जब भी डिसीजन दे तो वो लॉ के अकॉर्डिंग दे, जस्टिस के हिसाब से दे, खुद का इंटरेस्ट शो करके ना दे कि नहीं इस बंदे को अगर मैं निकाल देता हूँ, बचा लेता हूँ तो फ्यूचर में मेरी हेल्प करेगा। तो इस चीज़ को जो है मना करता है नेचुरल जस्टिस सिस्टम कि आपको किसी भी इंसान का फेवर नहीं करना, इंटरेस्ट उसमें शो नहीं करना, ताकि जजेस पे सस्पिशन ना पैदा हो, शक ना पैदा हो, ठीक है। मीनिंग ऑफ बायस, बायस मीन्स एनीथिंग दैट मेक्स अ पर्सन डिसाइड अ केस बेस्ड ऑन फैक्टर्स। अगर ये इंग्लिश आपको समझ नहीं आ रही, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, बायस मीन्स एनीथिंग दैट मेक्स अ पर्सन टेक अ डिसीजन टेक अ डिसीजन इन इंटरेस्ट, ठीक है। टेक अ डिसीजन इन इंटरेस्ट मीन्स कि वो ऐसा डिसीजन दे जिसमें इंटरेस्ट उसका मौजूद हो, इसको हम बायस कहते हैं। और ये गलत चीज़ है, हमें कभी भी बायस वाली हरकत नहीं करनी चाहिए, ना रिश्वत लेनी चाहिए। तो ये बात आप बायस में लिख सकते हो। डेफिनेशन ऑफ बायस क्या है? व्हेन अ जज's mind is influenced by self-interest, policy opinions or other irrelevant considerations, their decision is set to suffer from bias। यहाँ पे ये कह रहे हैं जब जजेस का दिमाग इन ऐसी चीज़ों के आगे असर कर जाता है जिसमें उनकी अपनी इंटरेस्ट मौजूद हो, पब्लिक पॉलिसी ओपिनियन मौजूद हो, मतलब यहाँ पे ये बातें लिखी जा रही हैं जो मैंने पहले बता दी हैं कि अगर जज का जो दिमाग है वो इस चीज़ के बारे में सोच रहा है कि ये जो बंदा है इसको अगर मैं निकाल दूंगा, इस केस से बचा लूँगा, तो ये मुझे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पैसे देगा या मेरी फैमिली को अकोमोडेट कर देगा या मेरी फैमिली के लिए अच्छा काम करेगा, तो ऐसी सिचुएशन पे अगर जज का दिमाग जा रहा है, इट मीन्स जज जो है बायस सिचुएशन से गुजरा है, उसके जो डिसीजन है वो भी बायस ही होंगे। अगला हेडिंग है बायस एक्सप्लेन। इसमें मैंने बायस को 2 हेडिंग्स में एक्सप्लेन किया है। पहला है न्यूट्रल एंड इनडिफरेंस। बायस एक्सप्लेन में ये है न्यूट्रल। न्यूट्रल की हेडिंग मैंने क्यों दी? न्यूट्रल का मतलब आपको पता होगा कि हर चीज़ को दरमियाना रखना, ठीक है। अ जज मस्ट बी न्यूट्रल इन गिविंग डिसीजन और जजमेंट। न्यूट्रल क्यों? क्योंकि जो
मिसाल के तौर पर पार्टी ए है और पार्टी बी है। पार्टी ए हम प्लेंटिव की साइड ले सकते हैं और पार्टी बी को कह सकते हैं डिफेंडेंट, ठीक है। प्लेंटिव और डिफेंडेंट का तो आप लोग को मतलब पता ही होगा ना कि कौन है। प्लेंटिव वो बंदा होता है जिसको डिफेंडेंट ने नुकसान पहुंचाया, डिफेंडेंट वो बंदा होता है जो अपनी सफाई दे रहा होता है, नहीं मैंने तो नुकसान नहीं किया। तो ये दो पार्टीज होती हैं, ठीक है। तो जज को चाहिए या उस सुपीरियर अथॉरिटी को चाहिए, देखो ये नेचुरल जस्टिस सिस्टम सिर्फ लॉ एंड कोर्ट्स पे अप्लाई नहीं होता, किसी और अथॉरिटी में भी हो सकता है अप्लाई जो लॉ के अलावा है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार सुपीरियर अथॉरिटी का नाम लेती हूँ। सुपीरियर अथॉरिटी का मीन्स कि वो कोई भी अथॉरिटी हो सकती है कोर्ट्स के अलावा, ठीक है। अगर जजेस कोर्ट्स के या कोई सुपीरियर अथॉरिटी अपने आप को न्यूट्रल रखते हैं डिसीजन देते हुए, तब उनके डिसीजन को बायस नहीं माना जाएगा, तब समझेंगे उनका डिसीजन नेचुरल जस्टिस सिस्टम के अकॉर्डिंग हुआ है। अगर वो न्यूट्रल नहीं है, किसी इंसान की साइड ले रहे हैं, तो इट मीन्स वो न्यूट्रल नहीं थे, तो उनका डिसीजन बायस हो जाएगा। ये बात यहाँ लिखी है कि जो जज है या कोई सुपीरियर अथॉरिटी है उसका डिसीजन जो है न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है, वो किसी इंसान की साइड ना ले। इनडिफरेंस यहाँ पे लिखा है जज शुड नॉट फेवर एनी पार्टी इन अ कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी मीन्स कोई लड़ाई लगी हुई है कोर्ट में या दो पार्टीज की आपस में लड़ाई लगी हुई है, तो जज को चाहिए कि वो किसी एक पार्टी की साइड ना ले। ये बात यहाँ लिखी है, ठीक है। इसका मैंने मीनिंग भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी हेडिंग पे मूव ऑन करते हैं। दूसरी हेडिंग में आते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन्स कि अपना फ़ायदा देखना, ठीक है, ये होता है इंटरेस्ट में। तो यहाँ पे लिखा है जज कैन नॉट जज अ केस इन विच दे हैव अ पर्सनल इंटरेस्ट। इट मीन्स कि अगर जज का किसी केस में पर्सनल इंटरेस्ट है तो तब वो डिसीजन ना दे। अगर वो ऐसी सिचुएशन पर डिसीजन देगा तो इट मीन्स उसका डिसीजन बाइस्ड है, वो नेचुरल जस्टिस सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है। ये बात यहाँ लिखी है। फोर्थ पे आता है ऑब्जेक्टिव डिसीजन। ऑब्जेक्टिव डिसीजन का क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिव डिसीजन मीन ऐसा डिसीजन जो ऑब्जेक्टिव को देख के दिया जाए। ऑब्जेक्टिव को देख के दिया जाए मीन्स ऑब्जेक्टिव मीन्स ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़। मिसाल के तौर पे जज ये देख रहा है कि भाई इस बंदे के पास ना बहुत पैसा है, उसने कोई महंगी गाड़ी देख ली है, ठीक है, और वो जो पार्टी है वो उसको कहती है अगर तुम मुझे केस जिता दोगे तो मैं ये गाड़ी तुम्हें दे दूंगा। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव डिसीजन हो गया। तो इट मीन्स कि जज को कोई सब्जेक्ट मैटर देख के कोई डिसीजन नहीं देना चाहिए। वो सब्जेक्ट मिसाल के तौर पर अगर कोई अच्छी गाड़ी उसको लग रही होगी कि भाई इसके ये मुझे इतनी अच्छी गाड़ी दे देगा, इतना अच्छा कोई घर मुझे दे देगा, तो ऐसी सिचुएशन पे अगर वो डिसीजन देता है ऑब्जेक्ट्स को देख के, तब भी उसका डिसीजन बायस हो जाएगा। ये बात यहाँ लिखी है। जज मस्ट डिसाइड मैटर्स ऑब्जेक्टिवली एंड जुडिशली। ऑब्जेक्टिवली और जुडिशली मीन्स के जो डिसीजन है वो तमाम उन चीज़ों को देख के दिया जाए जिसमें वजह है देने की। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने मर्डर किया और आप उसको मर्डर की सज़ा ही ना दो, ऐसा ना हो। मर्डर की प्रॉपर्ली सज़ा देनी चाहिए जो कि लॉ में मौजूद है। ये बात यहाँ लिखी है। उसके अलावा दूसरी चीज़ मैंने यहाँ मेंशन नहीं की, मुझे करनी चाहिए थी, वो थी कि ऑब्जेक्ट्स और मटीरियल को देख के भी डिसीजन नहीं देना चाहिए। जिसमें मैंने पहले ही बताया कि गाड़ी या घर की अगर कोई लालच आपको दे रहा है जज को, तब भी जज को डिसीजन उस चीज़ पे नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये भी मैंने यहाँ पे लिखना था, लिखना भूल गई। दूसरा हेडिंग है हमारे पास अपीयरेंस ऑफ जस्टिस। यहाँ पे लिखा है जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट सीन टू बी डन। और यहाँ पे लिखा है कि जज अगर कोई डिसीजन दे रहा है तो इट मीन्स उसका जो डिसीजन है वो प्रॉपर्ली लोगों को नजर आए कि इसने जस्टिस की है। ऐसा ना हो कि बस लोग कहें हाँ बस ठीक है डिसीजन दे दिए, इसमें जस्टिस तो हुई नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बल्कि जजेस के डिसीजन में जस्टिस दिखनी चाहिए। एप्लीकेबिलिटी आ जाती है, सॉरी एप्लीकेशन आ जाता है। इसके अंदर आप एप्लीकेबिलिटी की हेडिंग भी दे सकते हो या एप्लीकेशन की, दोनों में से कोई भी दे दो। एप्लीकेशन मीन्स कि ये जो नेचुरल जस्टिस सिस्टम है ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि जो कोर्ट्स हैं उनके अंदर भी ये यूज़ होता है, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में भी यूज़ होता है। जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होगी ना, जैसे कि आर्मी, नेवी, जितनी भी अथॉरिटीज़ मौजूद है इस वक्त, उन सब पे ये नेचुरल जस्टिस सिस्टम अप्लाई होता है। टाइप्स क्या है बायस की? हमारे पास यहाँ पे पर्सनल है, पिक्यूनियरी, बायस एज अ सब्जेक्ट मैटर। हाँ ये रहा सब्जेक्ट मैटर जो मैंने गलती से यहाँ पे पढ़ दिया था। यहाँ जो ऑब्जेक्ट डिसीजन था ना, यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है जज मस्ट गिव डिसीजन मैटर्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिवली एंड जुडिशली। यहाँ पे तो बात हो रही है ना कि जजेस को उन फैक्टर्स पर डिसीजन देना चाहिए जो हुआ है। लाइक अगर मर्डर हुआ तो मर्डर के अकॉर्डिंग डिसीजन देना चाहिए। ये बात यहाँ लिखी है। मैंने गलती से इस टॉपिक को उठा के उसमें दे दिया था, ये मेरी गलती है। इसके एंड पे जो लिखा है ना बायस इज अ सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पे वो चीज़ आती है कि कोई सब्जेक्ट मैटर देख के, कोई कीमती गाड़ी देख के, कोई कीमती घर देख के जज डिसीजन ना दे। ये बात यहाँ लिखी। पहला है पर्सनल बायस। पर्सनल बायस में क्या आता है? पर्सनल बायस में आता है पर्सनल बायस राइज फ्रॉम अ रिलेशनशिप बिटवीन द जज एंड द पार्टी। यानी कि उस जज का शायद कोई ऐसा रिलेशन हो उस पार्टी के साथ कि या तो उस जज को कोई दुश्मनी हो उस पार्टी के साथ, या तो वो पार्टी उसका कोई रिलेटिव निकले।
ऐसी सिचुएशन पे अगर जज केस उनका कर है, इट मीन उनका केस 90% चांसेस है वो बाइस होगा। बाइस क्योंकि अगर वो दुश्मन है वो पार्टी उसकी, तो जज ज़ाहिरी बात है उसके खिलाफ डिसीजन देगा। अगर वो पार्टी उसकी रिलेटिव है, कोई जानने वाला, कोई दोस्त है, तब चांसेस है कि जज उसके हक में फैसला करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में चांसेस है कि जज जो है बाइस हो सकता है। तो यहाँ पे उनको समझाया गया जजेस को कि आपने ऐसी सिचुएशंस पे अपने आप को बाइस नहीं करना, किसी इंसान की पार्टी की साइड नहीं लेनी, ना ही जानबूझ के अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कोई डिसीजन देना। यहाँ पे यही लिखा है कि सच एज बीइंग अ रिलेटिव, फ्रेंड और बिजनेस एसोसिएट और हैविंग अ पर्सनल ग्रिज। ग्रिज का मतलब है नफरत होना, और प्रोफेशनल राइवलरीज, दुश्मनी। यहाँ पे ये कह रहे हैं अगर जज की किसी पार्टी के साथ दुश्मनी है, प्रोफेशनल दुश्मनी है या कोई नफरत उस पार्टी के साथ, ऐसी सिचुएशन पे भी जज को नहीं चाहिए कि उस बंदे को खामखा सजा दे। उसके अलावा अगर वो जज और पार्टी आपस में रिलेटिव हैं, दोस्त हैं या बिजनेस में एक दूसरे के दोस्त हैं, तब भी उनके फेवर में साइड नहीं लेनी चाहिए। ये बात उनको समझाइए। और जितना कुछ था ये पर्सनल था, पर्सनल में आता है। अब पेक्यूशनरी का मतलब है पैसा। पेक्यूशनरी बाइस इस पैसे को डील करता है। पेक्यूशनरी आपको आता ही होगा, आपने पेक्यूशनरी जुरिस्डिक्शन तो पढ़ा ही होगा। पेक्यूशनरी जुरिस्डिक्शन का मतलब यही होता है कि जो पैसों से रिलेटेड जुरिस्डिक्शन हो, जिसमें कोर्ट्स उन्हीं केसेस को डील कर सकते जिनकी उनके पास जुरिस्डिक्शन हो। या लाइक अगर 5 लाख का केस है तो उस 5 लाख का केस जो है ये वाली कोर्ट डील करेगी, इससे बड़ा अमाउंट जो है ये कोर्ट डील करेगी। पढ़ा तो आपने होगा। सेम टू सेम गोज फॉर हियर। यहाँ पे अगर कोई जज पेक्यूशनरी मीन्स पैसे से रिलेटेड कोई केस कर रहा है, ठीक है, तो उसको किसी पार्टी की साइड नहीं लेनी। मतलब कि एक पार्टी उससे कहती है कि आपको मैं 5 से 10 करोड़ दे दूंगा, प्लीज़ मुझे इस केस से बचा लो। तो ऐसी सिचुएशन पे जज जो है उनसे पैसे ना ले। अगर वो ले लेता है पैसे तो इट मीन्स उसका डिसीजन अब बाइस होगा, ठीक है। और जो भी जजेस बाइस हो जाते हैं तो 90% चांसेस है कि उनको उनकी सीट से भी निकाल दिया जाएगा, उनको उस पोस्ट से भी निकाल दिया जाएगा। इसलिए जजेस को चाहिए कि या उन अथॉरिटीज़ को चाहिए कि वो कोई भी डिसीजन पैसे के ऊपर ना लें कि किसी ने उनको थोड़े से पैसे दे दिए और वो जज जो है उनकी डिसीजन ले रहा है। ऐसे नहीं करना चाहिए। एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द केस इट डिस्क्वालीफाइज अ पर्सन फ्रॉम जजिंग इवन इफ द इंटरेस्ट इज मिनिमल। यहाँ पे ये कह रहे हैं अगर थोड़ा सा भी उस जज को इंटरेस्ट हो ना उस पार्टी के पैसे में कि मुझे पैसा दे देगा, मैं इसको निकाल लूँगा इस केस से, तो ज़रा सा भी इंटरेस्ट हो ना तो वो जज को उसकी सीट से निकाल दिया जाएगा। ये बात यहाँ लिखी है। अगला है बायस एज अ सब्जेक्ट मैटर, जो मैंने शुरू में ही बता दिया था। अगर कोई गाड़ी आपको ऑफर कर रहा है पार्टी, या आपको पार्टी ये कह रही है कि आपको वो घर दे देती है अगर आप उनको केस जिता देते हो, तो ऐसी सिचुएशन पे भी जज को नहीं उनकी साइड लेनी चाहिए। अपना डिसीजन नेचुरल जस्टिस सिस्टम के अकॉर्डिंग लेना चाहिए और फेयरनेस के साथ लेना चाहिए। अभी ये लिखा है बायस में अराइज इफ द जज हैज अ जनरल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मीन्स जो सब्जेक्ट है, जो मैटर है। मैटर किसके लिए यूज़ होता है? ऑब्जेक्ट्स के लिए, चीज़ों के लिए। तो अगर किसी जज को ये कहा जा रहा है कि मैं तुम्हें सब्जेक्ट मैटर दे रहा हूँ, कोई गाड़ी दे रहा हूँ, घर दे रहा हूँ, कोई भी महंगी चीज़ दे रहा हूँ, तो तुम मुझे केस जिता दो, ऐसी सिचुएशन पे उसका डिसीजन जो है वो बायस हो जाएगा। तो बायस ना हो इसलिए उनको रोका जा रहा है कि सब्जेक्ट मैटर की साइड ना लें। ट्रूथ एसोसिएशन विद द प्राइवेट बॉडी, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई भी प्राइवेट इंसान जज को सब्जेक्ट मैटर की लालच दे के कह रहा है कि मेरी केस ले लो, केस में जिता दो, तब उसके केस को बायस समझा जाएगा। आप दूसरे हेडिंग पे आते हैं। दूसरी हेडिंग क्या है हमारे पास? एक्सक्लूजन और एग्जाम्पशनल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। एक्सक्लूजन, यहाँ पे ये लिखा है कि किन किन जगहों पे नेचुरल जस्टिस सिस्टम जो है अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे लिखा है देयर आर सिचुएशंस वेयर द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस कैन बी एक्सक्लूडेड ड्यू टू दी वेरियस रीजंस। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे नेचुरल जस्टिस सिस्टम अप्लाई नहीं होता, इमरजेंसी पे नहीं अप्लाई होता। मिसाल के तौर पर अगर कंट्री के अंदर इमरजेंसी लग गई है, ठीक है, तब अप्लाई नहीं होता नेचुरल जस्टिस सिस्टम। क्यों? क्योंकि डिसीजन उनको क्विकली लेना होता है। इमरजेंसी लगी हुई है, वो ये नहीं देखेंगे अगले बंदे का राइट डिस्टर्ब हो रही है, वो फला, वो बस एक्शन लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन पे नेचुरल जस्टिस सिस्टम जो है एक्सक्लूड हो जाएगा या उसको एग्जाम कर दिया जाएगा। एग्जाम और एक्सक्लूड का मतलब है निकाल देना, नेचुरल जस्टिस सिस्टम को यूज़ ना करना। ये बात लिखी यहाँ पे लिखा है इन केसेस ऑफ अर्जेंसी एंड इमरजेंसी वेयर क्विक एंड प्रिवेंटिव एक्शन इज नीडेड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सिस्टम में नॉट नीड टू बी फॉलोड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जहाँ कुछ ऐसे डिसीजंस हैं या एक्शंस हैं जहाँ पे सुपीरियर अथॉरिटीज़ को, चाहे वो जजेस हैं या कोई भी अपर अथॉरिटी है, उनको अगर जल्दी जल्दी एक्शन लेना है ना, तब नेचुरल जस्टिस सिस्टम अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि नेचुरल जस्टिस सिस्टम एक लंबा प्रोसीजर, पहले आप नोटिस दो, फिर हियरिंग होगी, फिर जजेस जो है उनको देखा जाएगा उनका डिसीजन बायस है कि नहीं बायस, तो फिर जाके ख़त्म होगी बात। तो ऐसी सिचुएशन पे जहाँ पे इमरजेंसी लगी हो, जल्दी जल्दी एक्शन लेना हो, तो नेचुरल जस्टिस सिस्टम अप्लाई नहीं होता। फिर आता है हमारे पास दूसरी हेडिंग एक्सक्लूजन एंड प्रिवेंटिव एक्शंस। हाँ, ये पे लिखा है
If following the principle of natural justice system would hinder the action that needs to be taken or would disturb the administrative of the law, they may be excluded. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर नेचुरल जस्टिस सिस्टम को यूज़ करने से या नेचुरल जस्टिस सिस्टम को फॉलो करने से अगर कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है या कोर्ट्स के किसी काम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, तब आप नेचुरल जस्टिस सिस्टम को हटा सकते हो, उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें आप केस लॉ पे लिख सकते हो, इनामुद्दीन वर्सेस प्रोविंस ऑफ पंजाब 1992 CLC 529। ये क्या केस हुआ था? इसमें है ऑर्डर्स मेड विदाउट गिविंग द पार्टिशनर्स अ चांस टू बी हर्ड आर नल एंड वाइड एज दे वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सिस्टम। ये वैसे ये केस लॉ आप यहाँ पे फिट नहीं हो रहा, या आप कहीं और किसी और पॉइंट पे लिखो, गलती से मैंने इसके साथ लिख दिया था। बट इस केस लॉ में ये बताया जा रहा है कि ऐसे ऑर्डर्स जो बनाए गए हैं, ऐसे ऑर्डर्स बनाए गए हैं जिनको सुना नहीं गया, जिनको हर्ड नहीं किया गया, ठीक है, तो ऐसे ऑर्डर्स को नल और वाइड समझा जाएगा। और नल एंड वाइड मींस कि मिसाल के तौर पर कोई डिसीजन ऐसा लिया गया है जिसमें पार्टीज मौजूद ही नहीं थी, तो उस डिसीजन को नल और वाइड समझा जाएगा। डिसीजन और ऑर्डर सेम ही है, ठीक है। तो ऐसी हरकत को कहते हैं कि ये नेचुरल जस्टिस सिस्टम के खिलाफ क्या है, ठीक है। तो ये मैंने गलती से इसके साथ लिख दिया था, ये मुझे बाकी किसी और पॉइंट के साथ लिखना था, बट मैंने इसको उसमें लिख दिया, ठीक है। अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन में मैंने ये लिखा है, इन कंक्लूजन द फ्रेज नेचुरल जस्टिस मीन्स दैट एन इंडिविजुअल शुड रिसीव एडिक्वेट नोटिस ऑफ द चार्ज एंड अ फेयर हियरिंग एंड द डिसीजन मेकिंग शुड बी अनबाइस्ड। यहाँ पे जितना भी हमने ऊपर पढ़ा था उस जगह मैंने शॉर्ट करके लिख दिया है कि जो नेचुरल जस्टिस सिस्टम है वो हमें ये बताता है कि जो इंसान है, जो भी पार्टीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, उनको नोटिस दिया जाए, फिर उनकी प्रॉपर्ली उनकी हियरिंग होनी चाहिए, ठीक है, फिर हियरिंग के बाद उनकी डिसीजन होनी चाहिए। लाइक अगर हियरिंग नहीं हो रही, दोनों पार्टीज़ को आपने प्रॉपर्ली सुना नहीं, उसके बगैर आप डिसीजन ना दो, जो भी आपने ऊपर पढ़ा है उसको आप शॉर्ट करके यहाँ पे लिख दो। द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई टू जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग एंड आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स एंड जुडिशियल बॉडीज़। यहाँ पे आप लिख दो कि इसमें लिखा है कि जो नेचुरल जस्टिस सिस्टम है वो जुडिशरी में भी अप्लाई होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ में अप्लाई होता है। इसको आप और भी लंबा कर सकते हो, इसमें आप और भी चीज़ें लिख सकते हो कि फेयरनेस क्या होती है। फेयरनेस का मतलब ये है जितना कुछ भी आपने ऊपर पढ़ा है उसको शॉर्ट करके आप इसमें लिख के ख़त्म कर सकते हो।